मंजू, मेरा यूट्यूब चैनल रिया वॉइस 2025 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये कहानी मेरी सहेली की है। जब मेरे भैया नाइट ड्यूटी पर होते थे तो मैं उनके घर पर रहता था। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी, क्योंकि मुझे भैया के घर में अकेले रहने का मौका मिलता था। एक रात मैं सोया हुआ था। मेरी भाभी ने ब्लैक नाइटी पहन रखी थी और इसकी नाइटी इस कदर बेढंगी थी। जैसे ही मैंने भाभी को देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। भाभी ने कहा, रवि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे भैया तो कभी कभी घर आते हैं, अब तुम ही मेरा साथ दो और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करो। मेरे भैया की 2 जवान बेटियां थी, वह भी मुझसे प्यार करती थी और वह भी मुंह से वह सब करना चाहती थी जो उनकी माँ मेरे साथ करना चाहती थी। मैं इकलौता ही मर्द था और इन 3 जवान लड़कियों के साथ रात को एक ही छत में वक्त गुजारना कितना मुश्किल था। एक रात भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी ने मुझे बेड पर धक्का दिया और अपने दोनों मेरे मामू ने हाल ही में अपनी नौकरी बदल दी और अब उनकी नाइट शिफ्ट लग गई थी। इसके साथ ही मेरी भी भैया के घर पर थी। इससे पहले मैं भाभी के घर पर बहुत कम जाता था और जब जाता भी था तो वहाँ का माहौल मेरे लिए नया था। भाभी के घर में कोई और लड़का नहीं था, इसलिए मेरी किसी के साथ दोस्ती नहीं बनती थी। भाभी की 2 बेटियां थी जो आपस में बहुत जुड़ी रहती थी। उनका लाइफस्टाइल और आदतें बाकी परिवार से काफी अलग थी। वे और खानदान की फंक्शन और शादी वगैरह में हिस्सा नहीं लेती थी। भाभी ने एक बार बताया कि उनकी बेटियों को बाहर जाने का कोई शौक नहीं है, वे अपना समय अपने कमरे में ही बिताना अच्छा लगता है। इस बात को लेकर परिवार में काफी चर्चा होती थी। जवा लड़कियां होकर वे क्यों अपने कमरे में बंद रहती थी और दुनियादारी से दूर रहती थी, यह एक प्रश्न बन गया था। लेकिन भाभी हमेशा मुस्कुराकर इस बात को टाल देती थी, जैसे कि इस मुद्दे के पीछे कोई खास बात हो। मेरे लिए भाभी जी के घर पर रहना एक नया अनुभव था। मैं अक्सर सोचता था कि वे लड़कियां कमरे में बंद क्यों रहती हैं और उनका बाहरी दुनिया से क्या संबंध नहीं बन पाता। और फिर भैया की नाइट शिफ्ट लगने के बाद मुझे ये राज मालूम हो गया। मेरी दोनों कंजस अपने भतीजे में बंद क्यों रहती थी। 15 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और भाई की दोनों बेटियों को एक साथ ही। मैं अपने खानदान का इकलौता लड़का था, बाकी सभी परिवार की महिलाएं थी, इसलिए मुझे हर कोई बहुत महत्व देता था। कम उम्र में ही मैं जवान दिखने लगा था और मेरी उम्र को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं छोटा हूँ। इसी कारण मुझे अक्सर बड़े काम सौंपे जाते थे जो मुझे खुशी देते थे, क्योंकि हर कोई जल्दी बड़ा होना चाहता है और मुझे भी यही अनुभव हो रहा था। जब भैया को नई नौकरी मिली और उन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ी तो उन्होंने घर की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी। एक दिन जब भैया की नौकरी पक्की हो गई तो वे मिठाई लेकर हमारे घर आए और मुझे बताया कि अब जब वे रात की शिफ्ट में होंगे तो भाभी और उनकी बेटियां घर में अकेली होंगी। वे चाहते थे कि मैं उनकी में अच्छे से देखभाल करूं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि भैया ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपा। मैंने तुरंत हामी भर दी और कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं भाभी जी और घर का पूरा ख्याल रखूंगा। भाभी ने भी भाई को यकीन दिलाया कि मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। मुझे फुल विश्वास था और भाई को भी
पूरी तरह से भरोसा कर रहे थे कि मैं इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाऊंगा। भाई ने जवान मर्दों जैसा काम मुझ पर सौंप दिया था। ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, बस भाई के घर में रात ही तो गुजारनी थी। इसलिए मैं खुश हो गया था। इस तरह तो खानदान में मेरी बहुत वाह वाह होती। हर कोई पहले ही मेरे गुण गाता था कि मैं भाई की गैर मौजूदगी में उनके घर का गार्ड बना हूँ तो यकीनन मेरा नाम उज्जवल हो जाता। लेकिन ये काम मेरे लिए, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था, यह मैं नहीं जानता था। 3 जवान औरतों के साथ एक छत के नीचे रात गुजारना भी आसान नहीं था। मैंने खुशी खुशी भाई से हाँ भर ली और कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं भाभी और घर का ख्याल रखूंगा। भाभी ने भी भाई को यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपना रवि अब जवान हो गया है, लेकिन यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। 15 साल की उम्र में ही भाई के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। शुरू में तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा कि हर हफ्ते मैं रात को भाई के घर जाता, भाभी खुद मुझे लेने आई और मेरा आगे आगे करती। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे होने लगा कि मैं भाभी के घर जाने के नाम से ही घबराने लगा। अभी रात के 10 बजे थे कि मामी मुझे बुलाने के लिए दरवाजे पर आ गई। माँ ने दरवाजा खोला तो भाभी को देखकर पूछने लगी कि आज फिर से अनवर की रात की शिफ्ट है क्या। भाभी ने बताया कि अब पूरे हफ्ते रात की शिफ्ट रहेगी। मैं जो पीछे ही चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था, दिल मारकर उठ बैठा। मेरा भाभी के घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था। जिम्मेदारी दी गई तो शुरुआत में जब मुझे भाई के घर रात बिताने की थोड़ा अजीब लगता था। नई जगह पर सोने में अक्सर मेरी नींद नहीं आती थी और भाभी के घर में अकेले रात गुजारने का विचार मुझे थोड़ा परेशान करता था। लेकिन माँ जी ने समझाया कि तू ही घर का मर्द है और अगर तू अपने अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। ये सोचकर मैंने जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं था। हालांकि भाभी के घर जाकर मैं थोड़ा असहज सा लग रहा था। भाभी बहुत जवान दिखती थी और वह 2 बेटियों की माँ है। भाई के मुकाबले भाभी उम्र में काफी कम दिखती थी। भाभी मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी और मुझसे बहुत स्नेह करती थी। लेकिन मुझे अक्सर यह महसूस होता था कि भाभी की कुछ आदतें मेरे लिए असहज कर देती थी। वे दुपट्टे के और कभी-कभी अजीबोगरीब कपड़ों में मेरे सामने आ जाती और मुझसे बातें करने लगती। मुझे उनके इस व्यवहार से शर्म महसूस होती थी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता था। भाभी अक्सर भाई की शिकायतें करती कि भाई उन्हें वक्त नहीं देते और ये उनके व्यक्तिगत मामले थे जिनमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और ना ही मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं उन्हें सलाह दे सकूं। जब भाभी मुझे बुलाने आई तो मुझे थोड़ा घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन माँ भाभी के साथ अच्छी बनती थी और माँ ने मुझे इशारा किया कि जाकर भाभी के घर सो जाओ। मैंने माँ की बात मानी और भाभी के घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कंधे पर अपना तकिया डाला और भाभी के साथ निकल पड़ा। भाभी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारे घर में तकियों की कमी नहीं है, जो तू अपना तकिया साथ लेकर आता है तेरे भाई तो चले जाते हैं उनकी जगह और तकिया भी खाली रहता है। मैंने मुस्कुराते हुए भाभी को जवाब दिया, मुझे दूसरे तकिए पर नींद नहीं आती। भाभी का घर पिछली गली में था, इसलिए मैं हमेशा अपना तकिया लेकर जाता था। लेकिन भाभी के घर पर मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी। वहां के माहौल में कुछ ऐसा था जो मुझे सोने नहीं देता था। भाभी की 2 जवान बेटियां जो मेरी ही उम्र की थी और अब
धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अपने कमरे में सोती थी। एक रात जब मैं भाई के घर पर था, मैंने बेटियों के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें मुझे सोने नहीं देती थी और मैं इस सोच में डूब गया कि इन आवाजों के पीछे का कारण क्या हो सकता है। लेकिन जिस किस्म की वह आवाज थी, मैं इन्हें सुनकर हैरान रह जाता। भाई के घर पर रातें असहज होती। भाभी हमेशा कुछ देर मुझसे बातें करती, फिर अपने कमरे में सोने चली जाती। उनकी बेटियां अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं हॉल में, मुझे अकेला सोना पड़ता था। सारा वक्त मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रहता। कभी कभी उनके कमरे से कुछ आवाजें आती जो मेरे मन को विचलित कर देती है। आवाजें इतनी अजीब होती कि मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगता, मानो अंदर कुछ गलत हो रहा हो। इन आवाजों के पीछे की असलियत जानने की मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ने लगी, लेकिन मैं ये भी जानता था, इसलिए मैंने अपने सवालों को अपने मन में ही रखा और भाभी या उनकी बेटियों से इस बारे में बात नहीं की। सच कहूँ तो भाभी के घर का माहौल मुझे बहुत असहज महसूस कराता था। मेरे अपने घर में माँ ने मेरी छोटी बहन को बचपन से ही मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। मेरी बहन मेरे सामने भी दुपट्टे में नहीं आती थी और यह उसके लिए एक सामान्य बात थी, लेकिन भाभी की बेटियां इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। वे अक्सर दुपट्टे में ही घर में घूमती और उनके पहनावे भी अक्सर मुझे उलझन में डाल देते। आधी रात को जब वे पानी पीने के लिए बाहर आती तो उनके कपड़े अजीबोगरीब होते। मुझे ये सब देखकर अजीब सा महसूस होता और मुझे समझ में नहीं आता था कि उनके इस व्यवहार के बारे में क्या सोचूं। ऐसे समय में जब वे मुझसे बातें करने के लिए रुकती तो मैं खुद को सोता हुआ मैं आंखें बंद कर लेता ताकि वे मेरे पास रुककर बातें ना करें। जब मैं जवान हो रहा था, मेरे दिल में भी कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। भाभी की बेटियों को देखकर मेरे मन में कई विचार आते जो कि मेरे लिए स्वाभाविक थे। ये उम्र ही ऐसी होती है जब इंसान के दिल और दिमाग में कई तरह के अपवाद जन्म लेती हैं। अंधेरे में अपने आप पर काबू रखना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन मैंने हमेशा अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब मैं भाभी के घर पहुंचा तो भाभी ने अपनी चादर को एक तरफ रख और मैं शर्म से अपना सिर झुका लिया। भाभी बहुत स्नेही और देखभाल करने वाली थी। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके घर में एक बाहरी व्यक्ति हूँ। वह खुद ही जाकर मेरे लिए गर्म दूध का गिलास ले आती थी और कहने लगी, चल ये पी ले, सर्दी बहुत है, इसके बाद सुकून से सो जाना। वैसे तो मुझे किसी तरह का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाभी हमें अकेला रहने को मना करते हैं और तेरे आने से मेरा भी डर खत्म सा हो जाता है। मैंने भाभी के हाथ से गिलास लिया और जल्दी से दूध पीकर उन्हें गिलास वापस दे दिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए और मैंने राहत की सांस ली। उनकी देखभाल और प्यार ने मुझे हमेशा सुकून दिया था। भाभी ने मेरे लिए कंबल भी दे दिया था ताकि मैं सर्दी से बचकर सो सकूं। जब मैं सोफे पर तकिया लगाकर लेट गया तो मन में कई विचार उमड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मामी की बेटियों के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। सर्दी की वजह से पंखा बंद कर रखा था, जिससे यह आवाजें जोर से सुनाई देने लगी। मैं कुछ घबराकर उठ बैठा। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये सब सोचकर मुझे बेचैनी होने लगी कि दो जवान लड़कियां कमरे में ऐसा क्या कर रही हैं जिससे ऐसी आवाजें आ रही हैं। मैं कुछ उलझन में था और अपने विचारों को शांत करने के लिए टहलने लगा। टहलते टहलते मैं अनजाने में उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मेरे कदम रुक गए और मैंने उन आवाजों को ध्यान से सुना। मैं फिर से घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। इस स्थिति ने मुझे बहुत असमंजस कर दिया था और मैं ये सोचने लगा कि अब शायद मुझे यहाँ आना बंद
कर देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन मैं ये जानता था कि यह माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ से साफ कह दूंगा कि मुझे इन लोगों के घर नहीं आना चाहिए। ना जाने यहाँ क्या चल रहा था। शाम का समय था और मैं भाभी के घर पर ठहरा हुआ था। भाभी ने मुझे बहुत ही आदर से बुलाया था और मैं भी उनके साथ समय बिताने के लिए आया था। घर में सब कुछ शांति और सुकून से भरा हुआ था और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। खाना खाकर मैं सोने के लिए सोफे पर लेट गया। हालांकि रात का समय होते ही नींद की कोई भी संभावना मेरे आसपास नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि भाभी की बेटियों के कमरे का दरवाजा खुला और उनकी बड़ी बेटी निशा बाहर आई। जैसे ही उसने मुझे सोफे पर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह थोड़ा चौंकी और फिर मुझसे पूछने लगी, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? उसकी यह बात सुनकर मैंने उसे जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही। और तुम क्यों जाग रही हो? निशा ने एक पल के लिए अचकचा हुए जवाब दिया, मैं तो बस पानी पीने के लिए आई थी। हम रात को जल्दी सो जाते हैं। उसके चेहरे पर स्पष्ट झूठ की छाया दिख रही थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि निशा की बातों में कुछ सच्चाई नहीं थी। भाभी ने जब मुझे दूध का गिलास दिया था, मैंने देखा कि निशा और उसकी छोटी बहन दोनों अपने कमरे में पानी का जग और गिलास साथ लेकर गई थी। फिर भी निशा ने किचन में जाकर क्यों समय बिताया, ये सवाल मेरे मन में रात भर चलने लगा। मेरे लिए यह आश्चर्यजनक था कि निशा ने किचन में जाकर पानी नहीं पिया था। इसके बजाय वो किचन के अंदर गई और कुछ समय बाद वहां से बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी जिसे उसने देखा कि मैं उसकी ओर देख रहा था, तो उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि निशा वास्तव में क्या छुपा रही थी। तो उसने अपनी हरकतों को छुपाने की पूरी कोशिश की। ये देखकर मैंने सोचा कि क्या वह कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो मुझसे छुपाना चाहती थी। उसकी बातें और उसके कार्यों में स्पष्ट संगति थी जो झूठ के संकेत दे रही थी। मैंने माँ को कितनी बार मना किया कि तुम्हें ना बुलाया करें, तुम्हें नींद भी खराब होती है, लेकिन माँ पापा की वजह से मजबूर है। ये कहकर वह वापस जाने लगी। मेरी नजरें भी उसके वजूद पर जमी थी। वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई है। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या निशा और उसकी बहन ने बंद कमरे में कुछ ऐसा किया था जिसे वे मुझसे छुपाना चाहती थी। निशा की चाल भी कुछ असामान्य लग रही थी। दर्द होने का एहसास हो रहा था और उसकी थकावट स्पष्ट थी। वह अच्छी खासी जवान लड़की थी, लेकिन उसकी चाल में एक प्रकार का लंगड़ापन था। मैंने देखा कि निशा के चेहरे पर थकावट और दर्द हो रहा था और उसका चलने का तरीका भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर था जो उसे असहज बना रहा था। ये बात मेरे मन में चुभ रही थी कि आखिर वह किचन से कौन सी चीज लेकर गई थी जिसे छुपाने की आवश्यकता पड़ी। निशा के व्यवहार और उसकी स्थिति ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बंद कमरे में उसने और उसकी बहन ने शायद कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी हालत ऐसी गई थी। भाभी को अपने बेटियों पर नजर रखने की जरूरत थी। मैंने यही सोचते हुए रात गुजारी। सुबह के वक्त जैसे ही मामू लौटे, मैं भी अपना तकिया उठाकर वापस अपने घर चला आया और नींद से बेहाल होने की वजह से लेटते ही सो गया। सुबह के वक्त माँ ने मुझे उठाया और गुस्सा करने लगी, यह सोने का कौन
सा वक्त है। मैंने गुस्से से माँ को कहा कि सारी रात मुझे भाई के घर नींद नहीं आती, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि भाई का घर कौन सा गैरों का घर है, तेरा अपना ही घर है, सुकून से सो जाया करो। तेरी भाभी तो वैसे ही तेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे भाभी के घर जाने का अब मन नहीं कर रहा था। मैंने माँ से कहा वह तो ठीक है, लेकिन मेरा अब वहाँ जाने का दिल नहीं करता, तू ही चली जाया करो। वहाँ जाकर उनकी हिफाजत कौन करेगा, क्या मैं उनकी समस्याओं को संभालने के लिए वहाँ जाऊंगी? मुझे पता था कि माँ से बहस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं खामोश हो गया। अब मेरे पास केवल 6 दिन और थे और मुझे किसी तरीके से वहां जाकर रातें गुजारनी थी। पहले जब मैं पंखा चलाकर सोता था तो भाभी के घर की बेटियों की आवाजें मुझे बहुत जोर से सुनाई देती थी, लेकिन तब से मैं अजीबोगरीब आवाजें सुन रहा था। यह आवाजें मुझे परेशान कर रही थी और मैं जानना चाहता था कि आखिरकार क्या हो रहा है। रात को मैं जानबूझकर दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश करता था। मैंने सोचा कि शायद मैं आवाजों की सही पहचान कर सकूं और समझ सकूं कि यह अजीब सी आवाजें किस कारण से आ रही हैं, कि मैं अब तक नहीं जान सका था कि यह आवाजें कैसी हैं और उनका स्रोत क्या। आवाजों की रहस्यमय आता ने मेरी रातों को और भी कठिन बना दिया। मैंने सोचा कि भाभी और उनकी बेटियां हो शायद कुछ ऐसा कर रही है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। मैं पूरी रात यही सोचते हुए गुजारता देता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। जब मैं भाभी के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं खामोशी से सोफे पर लेटा हुआ था और अपने मुंह तक कंबल ओढ़े हुए था। अचानक भाभी की बड़ी बेटी निशा खामोशी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने झांक कर देखा कि मैं सो रहा हूँ या नहीं। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक किया ताकि वह मेरी जागने की स्थिति को ना भांप सके। निशा ने जब देखा कि मैं सचमुच सो रहा हूँ तो वह तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। रात के अंधेरे में उसका छत पर जाने का मकसद मुझे समझ में नहीं। ये स्पष्ट था कि निशा और उसकी बहन मिलकर कुछ ऐसा कर रही थी जो सामान्य नहीं था। मेरी सांस थमकर लेटा रहा ताकि मैं पूरा मंजर देख सकूं। काफी देर बाद निशा वापस नीचे आई और अपने कमरे में चली गई। छत पर जाने के पीछे उसका क्या मकसद था और उसने वहां किससे मिलने की कोशिश की, यह सवाल मेरे मन में उठ था। मैंने देखा कि छत पर जाने का उसका उद्देश्य अभी भी अनसुलझा था। मुझे चिंता थी कि अगर भाभी की बेटियों ने किसी तरह की गलत गतिविधि की और अगर मुझे उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मैंने सोचा कि मुझे भाभी के घर में बहुत ही सतर्क रहना होगा और हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। भाई ने अपने घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी थी और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था कि मैं भाभी की बेटियों के व्यवहार और गतिविधियों पर ध्यान रखूं ताकि किसी भी असामान्य स्थिति से निपटा जा सके। मैं समझ गया था कि भाभी और उनकी बेटियों के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैं अपने मिशन में पूरी तरह से गंभीर था। मेरे अंदर का भूत जाग उठा था और मैं जानना चाहता था कि मेरे खानदान की लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं। सारी रात ऐसे ही गुजर गई और फिर जब अगली रात में भाई के घर गया और निशा दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर चुपके से छत पर गई तो मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। और जो मंजर मैंने वहां देखा वह देखकर मैं कांप उठा। मैं काफी देर तक कमरे के पीछे छुपे खामोशी से उसे देख रहा था। अपने आप पर मैंने काबू नहीं हो पा रहा था और फिर जब मेरे सब्र की हद पार हो गई तो मैं इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वो घबरा गई और डर के मारे इसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जल्दी ही वह सामान समेटा और छत से नीचे आ गई।
और गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर हो? मैंने उसे बालों से पकड़ा और पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सच तो ये था कि मेरा दिल बेईमान होने लगा था। एक जवान लड़की को ऐसे देखकर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे और गुस्से में उससे पूछा कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, मैं जो भी कर रही हूँ तुम पूछने वाले कौन हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं भाई को बता दूंगा। तुम छत पर क्या हरकतें करती हो? किस लिए कर रही हो ये सब? तुम्हारे कमरे से आने वाली आवाजों का मतलब भी मैं समझने लगा हूँ। मेरी बात सुनकर वह मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए खुदा के वास्ते पापा से कुछ ना कहना। और इसके बाद उसने जो कुछ भाभी के बारे में बताया वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं सोच भी नहीं सकता कि बाहर से अच्छी नजर आने वाली भाभी अपने बेटियों के साथ ऐसा भी कर सकती है। जो कुछ हमने किया था वह भाभी की वजह से किया था। और उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने ने लगी, तुम ये बात पापा को मत बताना, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं इसकी बात मान गया, लेकिन उसे कहा कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात के बाद कभी छत पर ना आना। वह फौरन ही अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी और मैं सोचने लगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। लेकिन आंखें बंद करके निशा की बात पर यकीन करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कभी भाभी को इतना बुरा नहीं देखा था। वह बेबाक जरूर थी, लेकिन कभी मैंने इन्हें ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था कि मैं फौरन ही निशा की बातों पर भरोसा कर लेता। इसलिए मेरे लिए सच्चाई जानना जरूरी था। जो सुबह हो गई और मैं अपने घर पर चला गया। जब दोपहर के वक्त सोकर उठा तो मेरे दिमाग में निशा के ही ख्याल आ रहे थे और मैं सच जानने के लिए भाई के घर पहुंच गया। लेकिन मैंने घर का दरवाजा ना बजाया, बल्कि उस चाबी का इस्तेमाल किया जो भाभी ने मुझे दी थी। और खामोशी से दरवाजा खोलकर मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया। और जो मंजर मैंने देखा उसे देखने के बाद ना सिर्फ मेरे होश उड़ गए, बल्कि मुझे निशा की हर बात पर यकीन आ गया। उसकी छोटी बहन तनवीर की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह दोनों अपनी आवाज दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी भाभी उनके सर पर खड़ी उन्हें अपने जुल्म का निशान बना रही थी। भाभी के हाथ में लाइटर था। उनका जी चाहता वह दोनों बहनों को वहीं जलाती। मैं हक्का बक्का सा यह मंजर देख रहा था। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि भाभी दोनों बेटियों पर इस कदर जुल्म करती है। निशा ने रात मुझे छत पर बताया था कि भाभी उनकी सगी मां नहीं है। भाई की गैर मौजूदगी में उनकी नजर से छुपकर भाभी उन दोनों को बहुत मारती पीटती है, इन्हें जलाती है, इन पर जुल्म करती है। तब भी भाभी को सुकून नहीं आता। दरअसल भाभी के घर वालों ने उनकी मर्जी के बगैर इन्हें भाई के साथ विदा कर दिया था। और जब शादी के बाद पति के साथ जब इन्हें दो बेटियां भी तोहफे में मिली तो वो दोनों की दुश्मन बन गई। फिर खुदा ने उनकी झोली में औलाद भी नहीं डाली। खूबसूरत नजर आने के लिए वह तंग कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और बेबाकी से हर किसी के साथ पेश आती, लेकिन दोनों बेटियों को कमरे में रहने पर मजबूर कर देती। जो सिस्क की आवाजें मैं सुनता था वह जख्मों की तकलीफ की वजह से थी। दोनों बहनें रात को बैठकर अपने जख्मों पर मरहम लगती थी। उस रात भी निशा किचन से हल्दी लेकर गई थी ताकि अपने जख्म से हो पर लगा सके। और मैं ना जाने क्या समझ बैठा था। मैं तो ये जानता भी नहीं था कि मेरी भाभी दोनों बेटियों की सौतेली माँ है। इसलिए मैं समझ ही नहीं सका था कि वह दोनों किस जुल्म का शिकार हो रही हैं। वह तो मैं जब निशा के पीछे छत पर गया तो मैंने देखा उसने कुछ काले जादू का सामान छत पर फैलाया
हुआ था मैंने बहुत बुरा सोच रहा था और खुद उसके दरमिया बैठी कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि शायद वो कोई लड़के के लिए यह अमल कर रही होगी, भाभी से जान छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इसके किसी दोस्त ने इसे ये सामान लाकर दिया जिसके जरिए वह भाभी के जुल्म से जान छुड़ा सकती है। भाई तो दोनों बेटी की कोई बात नहीं सुनते थे और पूरी तरह भाभी के काबू में थे। इसलिए खुद इस जुल्म से बचने के लिए निशा ने ये रास्ता अपना लिया था। अपने जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान भी मुझे दिखाए थे, इसलिए मैंने उसे कमरे में जाने दिया था। और बाकी आज जब मैं दोपहर के वक्त भाभी के घर को मिला जो निशा ने मुझे बताया था, भाई तो अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे। लेकिन मैं इस वक्त भाभी सामने आ गया और उनसे कहा कि मैं आपकी सच्चाई भाई को बता दूंगा और फिर उस घर में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आपने कैसे दो मासूम लड़कियों के साथ इतना जुल्म किया। मुझे देखकर भाभी के होश उड़ गए। फिर वह अपना आपा खो बैठी, चीख कर कहने लगी कि कब तक। भाभी ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कड़वी और सच्ची हकीकत है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सौतेली माँ बच्चों पर जुल्म करती है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस कदर भी जुल्म कर सकती है कि वह अपनी जवान बेटियों को जलाएं। और आपको भी सोचना चाहिए कि अगर वह शादी कर रहा है तो पहली बीवी औलाद से उसकी आने वाली बीवी उसके साथ कैसा बर्ताव रखेगी। यह हमारे समाज की बहुत ही कड़वी हकीकत है। सौतेली माँ को समझना चाहिए कि जिस तरह वह अपने बच्चों से प्यार करती है तो अपने पति के पहले औलाद को भी वह इसी तरह से प्यार करे, क्योंकि बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। नैतिकता और आत्मा संयम का महत्व कहानी बताती है कि किसी भी उम्र में नैतिकता और आत्म संयम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, अपने विचारों और भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और सही रास्ते का पालन करना चाहिए। दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। किसी की व्यक्तिगत समस्याओं या रहस्यों में शामिल होना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी ये भी सिखाती है कि हमें सही और गलत का भेद समझने की कोशिश करनी चाहिए और गलत रास्ते पर जाने से बचना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए असहज हो सकती हैं। ऐसे समय में हमें धैर्यपूर्वक सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। कुल मिलाकर यह कहानी हमें अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देती है। सही रास्ते पर चल सके तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।